नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम अपने संवाददाता से जुड़ते हैं और दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत रिपोर्टर लाइव की। रिपोर्टर लाइव में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया है। इसकी अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कर्नाटक में एक रैली को संबोधित किया। बीदर में ये रैली की गई, जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार कर्नाटक में सत्ता में लाइए और बीजेपी ये प्रयास करेगी कि कर्नाटक को देश का सबसे प्रथम राज्य बनाया जाए। कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं पीएम पद का उम्मीदवार बना था। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर के अपने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि इस बार भाजपा सरकार, ये चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। मोदी ने आगे कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का नहीं, ये कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटक की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटक का कोना कोना विकसित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवीय की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग अलग गालियां दी हैं। इन गालियों के शब्दकोश में टाइम खराब करने के बजाय अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में की होती तो इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। तो प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीदर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वहां पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा है कि देश का नंबर 1 राज्य कर्नाटक को बनना है, तो इस बार बीजेपी को सत्ता में लाइए और कर्नाटक को देश का प्रथम राज्य बनाइए। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जनता से कुछ वादे किए हैं। क्या वादे किए हैं, इसी को बता रहे हैं हमारे सहयोगी घनश्याम तिवारी। आज जीआईसी ग्राउंड पर एक स्थानीय निकाय चुनाव को संबोधित कर रहे थे और संबोधित चुनाव में उन्होंने देवरिया को जो समस्याएं हैं उस समस्याएं से निजात दिलाने के लिए उन्होंने ये चुनाव सभी वादे किए कि यहाँ पे कोई भी चुनाव जो भी विकास होंगे उसमें कोई कमी नहीं आई, विकास के पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार में सभी हमारे जो देवरिया में 17 कुल 15 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका सीटें हैं, इनको चुनाव को चुनकर भेजें जिससे कि विकास के लिए हमको कहीं कोई दिक्कत न आए और हम ये डिमांड करेंगे और प्रदेश सरकार पैसे देगी और नगर पंचायत और जिला नगर पालिकाओं का विकास संभव होगा। घनश्याम मिश्र, इंडिया वॉइस, देवरिया। सपा के विधायक इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी बात की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। मामले में महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक प्रकरण को लेकर आज साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी और जो विधायक हसन रूमी हैं वो आज कमिश्नर बीपी जोगदंड के कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 2 विज्ञापन वहां पर कमिश्नर को सौंपे हैं और अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि जिस प्लाट को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है और जिस प्लाट को लेकर जो सपा विधायक इरफान सोलंकी हैं वो जेल में बंद हैं, उसी प्लाट पर शिकायत है कि वहां पर अब जो है निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो इसी बात को लेकर विधायक का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्लाट को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है और कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उस पर वहाँ पर प्लाट पर कब्जा हो रहा है, जिसको लेकर शिकायत की गई है। इसके अलावा इरफान सोलंकी का जो परिवार है उसकी सुरक्षा को लेकर भी एक ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें कहा गया है कि जो परिवार के लोग हैं उनको जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि कहीं उनको डर है कि किसी तरह कोई उनके साथ हादसा न हो जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर विधायक का साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है और उसको रोका जाए और जो प्लाट है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए
और इसकी जांच की जाए कि आखिर ये कब्जा कौन कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस पूरे मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी का क्या रिएक्शन आता है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में मामूली सी कारसुनी के बाद दो शराबी में आपस में लड़ाई हो गई। इस मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना रोहरावट क्षेत्र के शाह जमाल का है, जहां पर दो शराबी ने पहले बैठ के शराब पी, साथ में उसके बाद में फिर मारपीट और गाली गलौज करने लगे, जिसका वीडियो वहां पर जमा हुए लोगों ने बना लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि आए दिन रोहरावट क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस और कानून व्यवस्था बिल्कुल ही दुरुस्त नजर नहीं आती है, जिस कारण शराबियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि वो शराब तो पीते ही हैं, इसके साथ ही साथ वह कानून व्यवस्था का भी मजाक उड़ाते हैं। ये इस तरीके का पहला वीडियो नहीं है जो इस शराब पीने के बाद में मारपीट के बाद वायरल हुआ है। इस तरह के कई वीडियो पहले भी इसी क्षेत्र से वायरल हो चुके हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। अमरोहा में वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। क्या है तरीका, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर मुठभेड़ में एक साथी गो तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। बदमाश के पास से पुलिस को एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस रात्रि में बसेली रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने बाइक सवार को रोकने के साथ जुटी है। वहीं थानाध्यक्ष अभियंत सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा कि बीते इसी की जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सतीश। जब गोताखोर मौके पर पहुंचे, उन्होंने काफी मशक्कत के बाद लमसम में 1.5 से 2 घंटे के बाद उन तीनों शवों को गंगा से बाहर निकाला। वहीं वह तीनों युवकों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। हरदोई में नवजात बच्चे के जन्म के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। इसी की ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। के मेडिकल कॉलेज में लगातार लापरवाही की जाती है। आज आपको बता दें, यहीं पे एक नवजात की मौत हुई है, जो डिलीवरी के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने महिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने सभी को शांत कराकर मामले की जांच करे, लेकिन परिजनों ने इनके मेडिकल कॉलेज पे जो स्टाफ है उन पे 1500 रुपए लेकर डिलीवरी कराने का भी आरोप लगाया है। हालांकि पूरे मामले पे पुलिस जाँच कर रही है और नवजात को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेकर गई है। अब इस मामले पे जब हमने सीएमएस से बात करना चाहिए तो सीएमएस पीछे हटते रहे, लेकिन बात करने पे सामने नहीं आए। अब देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई इस स्टाफ के ऊपर होती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। असद गुलाम एनकाउंटर का स्थलीय निरीक्षण करने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पहुंचे। इसी की ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अतुल वर्मा। उमेश पाल हत्याकांड में वांछित 5-5 लाख के 2 इनामी बदमाश असद अहमद और गुलाम का झांसी में पारीचा डैम के पास एनकाउंटर हुआ। मामला हाई प्रोफाइल था, पूरे देश और प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ का भी जो हत्या का प्रकरण आया प्रयागराज में, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, ये भी अभी चर्चाओं में है। ये पहला ऐसा मामला देखा जा रहा है जो इतने दिन गुजर जाने के बाद भी लगातार समाचारों में बना हुआ है। कई संस्थाओं ने इस एनकाउंटर पे अपना विरोध भी जताया है, रोष व्यक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई।
मानवाधिकार आयोग के पास जांच भेजी गई। इसके अलावा एक मजिस्ट्रियल जांच भी की जा रही है। एक जांच आयोग भी बनाया गया जो इस घटना की जांच कर रहा है। इसके अलावा अधिकार सेना के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर आज जांच करने, मौके का मुआयना करने झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने 12 से 13 पॉइंट जो हैं, जो उन्हें संदिग्ध लग रहे तो उनको तो सामने रखा ही। इसके अलावा कुछ चीजें और जो आज मौका निरीक्षण पर सामने आई, उन्होंने बताया कि पुलिस एफआईआर में दिखाया गया है कि एनकाउंटर में 2 टीमें थी। उन्होंने बताया कि जो रास्ता है वो एक तरफ से बंद है, दूसरा रास्ता है वहां की दूरी 5 से 7 और 10 मिनट की है, दूसरा रास्ता है उससे घटनास्थल पर पहुंचने की दूरी 20 से 25 मिनट की है। यह एक संदिग्ध मामला है। इसके अलावा जो बॉडी मिली, उनकी स्थिति, जो गाड़ी गिरी हुई थी, जो झाड़ियां थी, इन सब की स्थिति को उन्होंने संदिग्ध बनाया है। उनका कहना है जिस तरह से असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड मामले हैं। प्रशासन इस समय एसटीएफ और कई माध्यमों से जो एनकाउंटर कर रहा है, ये चिंता का विषय है। उनका यहां तक कहना है कि सरकार इस समय डुगडुगी पिटवा कर एनकाउंटर कर रही है, यानी जो जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से संदिग्ध है। अमिताभ ठाकुर ने कहा वो इसकी जांच कर इसकी रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग, उच्चतम न्यायालय, नगर मजिस्ट्रेट और जो जांच आयोग प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है उसको सौंपेंगे। इसकी जांच के बाद पता पड़ेगा क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। उत्तराखंड में जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं हुई, इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता जसवीर सिंह। जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं हुई हैं। लक्सर और उसके आसपास के इलाकों के बच्चों ने लक्सर बनाए गए इंटर कॉलेज के केंद्र पर परीक्षा दी है। 426 बच्चे परीक्षा दे रहे थे। अभी बच्चे बाहर निकले, आप देख सकते हैं इनके घर में लेकर के जा रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं, इन बच्चों ने हमारी बात हुई कि पेपर आसान था, हल्का फुल्का तनाव रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ में एग्जाम दिया है और उम्मीद जताई है कि वो पास भी होंगे। देखने वाली बात होगी कि इस परीक्षा में कितने बच्चे पास होकर के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाते हैं और आगे भविष्य की सीढ़ियां तय करते हैं। जसवीर सिंह, इंडिया वॉइस, बक्सर। मोतिहारी में डकैती को लेकर प्रशासन ने हाई लेवल मीटिंग की है। इसी की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। मोतिहारी में डकैतों से आतंक, डकैतों के आतंक से लोग अब सहमे हुए हैं। मोतिहारी में बता दूं कि लगभग 15 दिन के अंदर में 5 बड़ी डकैती की अंजाम दिया। मोतिहारी में सबसे ज्यादा रक्सौल और घोड़ा सहान में 2 ऐसे डकैती हुआ कि जिससे लोग वहां के जनता घबराई हुई है, घर में रहने वाला है। मैं बता दूं कि रक्सौल बॉर्डर और नेपाल के रास्ता से डकैत इंडिया में घुसकर और डकैती करके वहां से निकल जाते हैं। मैं बता दूं कि रक्सौल थाना क्षेत्र के भिलाही बाजार में व्यवसायी के घर में डकैतों ने 50 से अधिक की संख्या में घुसकर 1 से 1.5 घंटा उत्पात मचाया। उसके बाद वहां से जब भाग रहे, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने पीछा की तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसके कारण डकैतों द्वारा नेपाल के रास्ते में नेपाल के अंदर घुस गया। उसके बाद पुलिस वहां से वापस आ गई। वापस आने के बाद पुलिस ने छानबीन की, जिसके व्यवसायी के घर से सीसी फुटेज बरामद हुआ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीसी फुटेज में कैसे कच्चा बनियान में डकैतों ने आकर आतंक मचाया। ये सीसी फुटेज से आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे नेपाल के डकैतों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। वहीं भारत पुलिस यानी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा, नेपाल प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा झरोखा थाना में बैठकर एक आपसी बातचीत की। दोनों को सहमति से एक बातचीत हुआ। दोनों को बताया गया कि नेपाल से आ रहे हैं डकैतों पर नकेल कसा जाए। वहीं पुलिस मोतिहारी सिकराना डीएसपी का कहना है कि महीना में 1 मरतबा बैठक होती है, लेकिन विशेषकर ये बैठक किया गया है कि ताकि एक डकैती का जो अंजाम देकर डकैत जो नेपाल के रास्ते चले जाते हैं उसको लगाम कसने के लिए हम लोग आपसी सहमति बात की है। अब पुलिस क्या कर रही है, अब क्या डकैतों को गिरफ्तार कर रही है, अब देखने की बात है। लेकिन मैं बता दूं कि पूर्वी चंपारण में अब
रक्सौल के बॉर्डर, नेपाल के बॉर्डर पे जितने घर है सब लोग डरे सहमे हुए। जो पैसे वाले हैं खुद डर रहे हैं कि अब क्या होगा, किसके घर में डकैती पड़ रही है। इसलिए पुलिस को पूरी चुस्ती पुस्ती से गश्ती कर रही है। लेकिन अब क्या घटना घट रही है, क्या अंजाम हो रही है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। जो 5 घरों में डकैती हुआ उसको कब डकैतों को पकड़ कर हिरासत में भेजी है, पुलिस पर यही सवाल उठ रहे हैं। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों से मिलने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी। इसी खबर की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी पहलवान ये मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा जाए। उन पर अभी कल कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। उसके बाद अब प्रदर्शनकारी ये मांग कर रहे हैं कि उनको कुश्ती महासंघ के पद से इस्तीफा दें और उसके बाद कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन पहलवान धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और समिति की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। अन्य एफआईआर की कॉपी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि ये सिर्फ पीड़ित परिवार को दी जाएगी। दिल्ली पुलिस पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग समेत कुल 7 खिलाड़ियों ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। पुलिस जल्द ही पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी। पहलवानों का आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश ही नहीं विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के दौरान महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। तो यौन शोषण के आरोप में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जो पहलवान हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा जाए और कुश्ती महासंघ के पद से वो इस्तीफा दे। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। मुख्ताल और उसके भाई अंसारी पर कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी की जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर केस में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। वहीं इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। वहीं मुख्तार के भाई अफजाल पर भी दोषी करार दिया। उनको 4 साल की सजा सुनाई और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। बांदा जेल में बंद मुख्तार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल खुद कोर्ट पहुंचे थे। अफजाल अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई। ऐसे में उनकी सांसद सदस्यता जाना तय है। अफजाल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर जेल भेजा गया। 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे। आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट के जिस मामले में कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई वह मामला 2007 का है। कृष्णानंद राय की हत्या। रायबरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में क्या कहा, इसी की जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, इन सारे पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो पब्लिक के बीच में जाकर रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और हर पार्टी के उम्मीदवार अपने दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली जिला जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यहां निकाय चुनाव को लेकर काफी फोकस किया जाता है। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर काफी फोकस किया जा रहा है और रायबरेली की 9 जो नगर पंचायत की सीट है और एक नगर पालिका की सीट है, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इनके द्वारा दौरा लग चुका है और वो पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें ताकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां से विजयी हो सके और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद यहां की जो विकास की रफ्तार है उसको और तेज किया जा सके। वहीं आज रायबरेली जिले में जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य,
वो आकर एक जनसभा को संबोधित किए और अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील की। बता दें कि रायबरेली जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के बस्तेपुर में उन्होंने एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व वहीं रायबरेली जिले के ही रहने वाले जो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है वो भी शामिल रहे। भारी जनसैलाब देखने को मिला और उन्होंने जो जनसंख्या थी, जन सैलाब था, उनसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए अपील किया। और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि रायबरेली जिले की 10 सीटों पर, एक नगर पालिका व 9 नगर पंचायत की सीटों पर इस बार कमल खिलाया जाएगा। जनता कहीं ना कहीं जिले की विकास कराने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी और तभी संभव होगा, चूंकि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसके द्वारा लगातार विकास किया जा रहा है। लेकिन अगर नगर पालिका व नगर पंचायत में भी इस बार कमल खिलेगा तो निश्चित तौर से उन्होंने कहा है कि विकास की रफ्तार और तेज हो सकेगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।